नमस्कार, डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 10 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के ऊपर, जिसमें कि हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उस प्रश्नों के बहाने आप सभी का रिवीजन होगा और उन प्रमुख बिंदुओं को आप सभी ध्यान रखेंगे जो कि आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न पूछा गया है कि संस्मरण की पुस्तकें हैं। ऑप्शन दिए गए हैं नंगा तलाई का गांव, ऋण जल धन जल, आछे दिन पाछे गए, वे लड़ेंगे हजार साल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए और यहाँ पर कूट दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके मन में आना शुरू कर दिया होगा कि आखिर में ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से संस्मरण की पुस्तकें कौन सी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, नंगा तलाई का गांव जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया संस्मरण है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन ए यहाँ पर अभी सही हो रहा है। इसके बाद ऋण जल धन जल जो कि फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है, काफी फेमस रिपोर्टाज और लगभग सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में पाया जाता है। आछे दिन पाछे गए जो कि काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों क्या हैं, संस्मरणात्मक पुस्तकें हैं और किनकी किनकी हैं आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखें। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है, केवल ए और सी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है एक तरीके से रिपीटेशन के तौर पर है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? शरत चंद्र, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन दत्त। तो आवारा मसीहा तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि ये जीवनी विधा में लिखी गई पुस्तक है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, शरत चंद्र। ठीक। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो हरिवंश राय बच्चन से एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर और आपके मन में आ गया होगा कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कुल 4 खंडों में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। मान लीजिए वन लाइनर में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में, तो यही सवाल बहुत कठिन हो जाएगा अगर जब नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर चारों खंडों का नाम वैसे दे दिया गया है। पूछा गया है कि पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में है? नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं है। इसके बाद दूसरा खंड हो गया नीड़ का निर्माण फिर तीसरा खंड है बसेरे से दूर, चौथा खंड है 10 द्वार से सोपान तक। तो क्रम भी आप ध्यान में रखिए कि कौन कौन क्रम है और प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रखिए। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में, यानी कि पहले खंड में ही अपने पूर्वजों का चित्रण हरिवंश राय बच्चन ने किया है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? ऑप्शन दिया गया जूठन, मुर्दहिया, अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन दूसरा, मुर्दहिया, जो कि तुलसीराम की आत्मकथा है। और ये जितनी भी आत्मकथाएं यहाँ पर दी गई सभी आत्मकथाएं दलित साहित्यकारों द्वारा लिखी गई। इस प्रश्न के बहाने हम मुर्दहिया के अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे। मुर्दहिया में कुल आप देखेंगे कि 7 अध्याय हैं। उसमें पहला जो अध्याय है वो है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूं ताकि आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और आपके मन में ये चीजें बैठती जाएं, ताकि आगे जब एग्जाम में सवाल यहाँ से किसी भी तरीके से आए तो आप तुरंत वहां पर बता दें। पहला अध्याय है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। दूसरा अध्याय है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि दलित आत्मकथाओं को पढ़ेंगे तो उसमें शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने गहरा चोट किया हुआ है या फिर उसकी अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में उन्होंने की है। चाहे आप जूठन पढ़ेंगे वहां पर भी दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो सवाल पूछा जा सकता है कि मुर्दहिया के किस अध्याय में
स्कूली जीवन का चित्रण किया है। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर कंसंट्रेट होकर और काकचेष्टा को ध्यान को लगाते हुए देख रहे हैं और अपने मन में एक एक पॉइंट बैठा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो परीक्षा में बढ़त बना लेंगे। ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूं, आप इसको देखिए या फिर अपने कॉपी पर चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मुर्दैया की खास विशेषता एक और है कि इसमें लोक जीवन का भी जुड़ाव है। मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, जैसा कि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कहा था कि मुर्दैया का संबंध पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले से है। तो जो भी विद्यार्थी पूर्वांचल इलाके के होंगे, मुर्दैया को जब पढ़ेंगे तो वहां की जो भी लोक की चीजें उठाई गई हैं वो तुरंत समझ में आ जाएंगी। जहां पर आप देख रहे हैं कि पहले अध्याय में भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की गई, वहीं दूसरे 5वें अध्याय में आप देख रहे हैं कि भूतनिया नागिन का भी जिक्र किया गया है। और अक्सर परीक्षाओं में चमत्कृत कर देने वाले या फिर थोड़ा सा अटपटा लगने वाले तथ्य प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। तो भूतनिया नागिन 5वें अध्याय में। 6वें अध्याय में आप देख रहे हैं कि चले बुद्ध की राह। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जो दलित साहित्य है वो किसकी विचारधारा पर है, तो गांधी जी की विचारधारा पर नहीं है, बल्कि और किसी के नहीं, महात्मा बुद्ध, अंबेडकर और फूले, इन तीनों की विचारधाराओं पर आधारित है दलित साहित्य। ठीक है, तो इसके बहाने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तुलसीराम ने बुद्ध अपने को हिंदू से बौद्ध बनाने की कोशिश उन्होंने की है। इस चैप्टर में सवाल पूछा जा सकता है। और 7वां जो चैप्टर है आजमगढ़ में फाका कशी। ठीक है, तो ये 7 यहाँ पर चैप्टर हैं, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। चाहे वो क्रम के दृष्टिकोण से पूछे, चाहे चैप्टर के दृष्टिकोण से पूछे, या फिर इसमें से कौन है कौन नहीं है इसके हिसाब से पूछे, तो हमारे विद्यार्थी पूरा बता देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी तुलसीराम ने मुर्दैया कब लिखी, कितने खंडों में है ये, ठीक है, और इसके कौन कौन से पात्र हैं, ये सब आपके दिमाग में आ रहे होंगे। लेकिन ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, टोटल 7 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर्स का मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा के मुर्दैया में भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया गया। इसी तरीके से आप जूठन का भी ध्यान में रखिए। हालांकि मुर्दैया आपके सिलेबस में है, इसलिए इस पर ज्यादा विस्तार से देखना है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ लेखकों का नाम है, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। गेहूं और गुलाब, नीड़ का निर्माण, फिर प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा। तो मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपके दिमाग में किसकी कौन रचना है वो सब आ गई होगी, और हमें बस यहाँ पर एरो खींच देना है और सही जवाब बता देना है। नीचे में आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप देखिए कि इसका जो सही जवाब हो रहा है वो हो रहा है चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पर वो सही हो रहा है। जैसे कि ए का 4 हो गया, फिर इसके बाद बी का आप देख रहे हैं कि 3 हो गया। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, सी का 1 हो गया, और हरिवंश राय बच्चन का नीड़ का निर्माण, फिर ये हो गया दूसरा। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो इस पर हमने कल के भी प्रैक्टिस सेट में, यानी इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आप सभी से चर्चा की थी और बताया था कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं। अरे यायावर रहेगा याद में कुल 8 अध्याय हैं। हालांकि मैंने एक पुस्तक में देखी, उसमें 7 लिखा हुआ है, बाद में एक अध्याय जोड़ दिया गया है, अब टोटल क्या हो गया, 8 अध्याय हो गया। तो इसको आप ध्यान में रखें। उन 8 अध्यायों का क्रम हमने बताया हुआ था कि पहले आप याद रखेंगे परशुराम। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। फिर इसके बाद आप याद रखेंगे किरणों की खोज। ठीक है, परशुराम, फिर किरण, फिर इसके बाद आप ध्यान रखेंगे देवता। ठीक, इसके बाद आप रखेंगे मौत की घाटी, मौत हो गया, फिर एलूरा। इसके बाद हो गया छठा अध्याय जो है इसमें माजुली। ठीक है, माजुली एक द्वीप है और इस पे भी सवाल पूछा गया है। 7वां हो गया आपका बहता पानी, और 8वां हो गया सागर सेवित। ठीक, ये 8 अध्याय हैं। अब हमें इसमें पहले से बाद के क्रम को बताना है इस तरीके से, तो अब इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले कौन नंबर पे है, वो है परशुराम से तुरखम तक। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे हो गया किरणों की खोज में, फिर तीसरे नंबर पर हो गया यहाँ पर मौत की घाटी में, और चौथे नंबर पर हो गया एलुरा। देवताओं के अंचल में आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे बल्कि
यहाँ पर देवताओं के अंचल में, चौथे नंबर पर मौत की घाटी है। तो इस तरीके से 1 2 3 4, ये 5वें नंबर पे एलोरा 5वें नंबर पे हो गया। ठीक, तो ये इसका पूरा क्रम हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आना चाहिए ऑप्शन में, सबसे पहले आना चाहिए डी ऑप्शन। ठीक है, तो हम इसको मिला लेते हैं। यहाँ पर हम मिलान जब कर रहे हैं तो आ रहा है पहले नंबर पर आएगा डी, तो डी कई जगहों पर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका जो यहाँ पर है दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो वो ज्यादा सही आपको नजर आएगा। पहले नंबर पर डी हो गया, दूसरे नंबर पर सी हो गया, फिर तीसरे नंबर पर ए, फिर इसके बाद चौथे नंबर पर ई, और 5वें नंबर पर बी। तो इस तरीके से ये नंबर नंबर का जो गेम था ये आपके रिवीजन के लिए था। ठीक है ना, तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन दूसरा। और प्रयास ये कीजिए कि यहाँ पर तो आप प्रैक्टिस सेट में टाइम लेकर दीजिए ही, बाकी यही अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको प्रश्न का उत्तर देने में बहुत आनंद आएगा। आप अपने बोतल को उठा के बार बार पानी भी पी सकते हैं, इधर उधर कमर सीधा भी कर सकते हैं और प्रसन्नचित्त दिखाई दे सकते हैं। तो यही प्रयास है और हम इसीलिए थोड़ा सा वक्त लेके प्रश्नों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मकथाएं दी गई हैं 5। अब उनके प्रकाशन वर्षों के आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार कौन रचना सबसे पहले है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोहरा अभिशाप, जिसका प्रकाशन हुआ 1999 के आसपास में। इसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरी जो रचना है वो है झोपड़ी से राजभवन तक। इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ 2000 ईस्वी में। शिकंजे का दर्द 2011 में, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया। मुर्दैया 2010 में, और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आया है सन 2009 ईस्वी में। यानी कि ये सभी रचनाएं, वैसे तो आप देखेंगे ये पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि 2000 ईस्वी तक की रचनाओं को हमें पढ़ना है, लेकिन ये जो स्पेशल आप देख रहे हैं कि यूनिट 10 है उसमें थोड़ा सा 2000 के बाद तक की रचनाएं भी आ रही हैं, क्योंकि मुर्दैया खुद सन 2000 बाद की है। तो अब हमें क्रम बताना है, तो क्रम के दृष्टिकोण से आप देखें तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। पहले नंबर पे हो गया दोहरा अभिशाप, जो कि कौशल्या बैसंत्री की रचना, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद झोपड़ी से राजभवन, माता प्रसाद नाम आपने सुना होगा, उनकी रचना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे मेरी पत्नी और भेड़िया, जो कि डॉक्टर धर्मवीर की रचना है, यह आपको याद आ गई होगी तीसरे नंबर पे। फिर मुर्दैया के लेखक के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, और शिकंजे का दर्द, जो कि सुशीला टागभोरे का, पीछे भी हमने बताया था। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रेखा चित्रों के प्रमुख पात्र हैं यहाँ पर और उनके सहयोगी पात्र हैं। ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि एक ही रचना पर आधारित है, उसमें से अंदर तक घुसकर एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। सरजू भैया, मंगर, रजिया, देव मुख्य पात्र हैं और इनके सहयोगी पात्रों का नाम इधर दिया है, हसन, कुनकुन, गंगो भाई, झकोलिया। ठीक है, तो इसको हमें मिलाना है कि आखिरकार कौन किसके साथ है। तो अब आपको इसमें जो सबसे पहले आ रहा है उसको मिलाना है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर मंगर है इसका संबंध किससे है, झकोलिया से है। इसके बाद जो रजिया है इसका संबंध हसन से है। ऐसे भी मिला सकते हैं कि हसन रजिया के साथ होगा। तो आप देखेंगे सी का एक मिनट हम देख लेते हैं। तो इस हिसाब से भी अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप कर सकते हैं। इसका भी जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन पहला ही है। ठीक है, सी इसमें आ रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद हम सबको मिला लेंगे, सरजू भैया गंगो भाई से। ठीक है, देव किससे संबंधित है, कुनकुन से। तो इस तरीके से मिलान भी हो गया और कैसे मिलान करना है, ठीक है, पात्रों को आपने देख लिया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक के सभी पात्र
महादेवी जी के जीवन से संबंधित रहे हैं। इस पुस्तक की शैली पत्रात्मक है। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित हैं। इसमें स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण है जो चित्रकारी करती है। इस पुस्तक में यथार्थ से ज्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। हमें सबसे उपयुक्त चयन करना है कौन सा इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो देखा जाए तो आप देखेंगे कि इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित रहे। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसके बाद जो ऑप्शन है कि इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित है, ये भी सही है। और आखिर में जो सही है कि इस पुस्तक में यथार्थ से ज्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। ठीक, तो जो कूट बन रहा है वो आपका बन रहा है ACE कूट बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर सही जवाब है। ठीक, तो आगे के लिए ध्यान में रखिए कि स्मृति की रेखाएं, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। महादेवी जी के आसपास में जो भी लोग थे उन्हीं को इसमें केंद्र में रखा गया है। खासतौर से निम्न वर्गों के पात्रों को उठाया गया है और मानवीयता पर बल दिया गया है। ये तीनों तथ्य स्मृति की रेखाएं से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान आम्रपाली का संभवतः वही थी मेरे लिए नटीनिया, यह कथन किसका है? शरदचंद्र, हरिवंश राय बच्चन, तुलसीराम, राहुल साकृत्यायन। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है आपके मन में आना शुरू कर दिया होगा, इसलिए आना शुरू होना चाहिए कि हमने अभी ऊपर में मुर्दैया के एक चैप्टर के बारे में बताया था, चले बुद्ध की ओर। तो ये कथन तुलसीराम का है जो कि मुर्दैया से लिया गया है। और उस चैप्टर से आपके दिमाग में आ गया होगा कि गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का संभवतः वही थी मेरे लिए नटीनिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था। ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। पंडित रामनरेश त्रिपाठी को दुलारे दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला था। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपए प्रति मास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। प्रश्न बड़ा है इसलिए थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देकर इसका सही जवाब खोजना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो सही है। पहले तो यहाँ पर बताया कि हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था, जो कि गलत है, बल्कि उसका नाम है भगवान देई। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिए। और बच्चन जी 4 भाई बहन थे, जैसा कि उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं में बताया हुआ है कि बिट्टन है, फिर बच्चन है, फिर शालीग्राम है, फिर भगवान देई। यहाँ पर बताया गया, ये कथन तो गलत हो गया। ये जो बी ऑप्शन है कि यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के लिए प्रेरणा ली थी। अब हरिवंश राय बच्चन का पहला काव्य संग्रह क्या है, ये भी आपके मन मस्तिष्क में आना चाहिए। तो प्रेरणा ली है, ये कथन क्या यहाँ पर सही हो रहा है। इसके बाद जो कथन है सी दिया गया कि रामनरेश त्रिपाठी को दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला, जो कि यहाँ पर गलत है, बल्कि दुलारे लाल भार्गव नाम के एक व्यक्ति थे, उनको मिला था। ठीक है, दुलारे लाल भार्गव नाम के व्यक्ति थे जिनको प्रथम देव पुरस्कार मिला, तो ये कथन यहाँ पर गलत है। इसके बाद जो कथन दिया गया है कि यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में फला फला थे, ये कथन यहाँ पर सही है। तो आप देख रहे हैं कि जो कूट बन रहा है, कूट बन रहा है आपका बी। ठीक है, इसके बाद बन रहा है डी और फिर ई। यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपए दिए थे स्कूल में हिंदी पढ़ाने के लिए, तो ये भी कथन यहाँ पर क्या है, सही है। तो ऑप्शन जो बना बी डी ई, हम देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, तो इन तथ्यों को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि बी आपको ध्यान में रखना है हम। ठीक है, इसके बाद डी रखना है और फिर ई रखना है, क्योंकि इसमें आगे के लिए भी और ढेर सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपरोक्त कथन किस पुस्तक में है, ये हमें बताना है। मेरी तिब्बत यात्रा संस्कृति के 4 अध्याय,
आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कर्म की बात की जा रही है, भारतीय समाज की बात की जा रही है। तो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, इस पुस्तक से इसको लिया गया है। चारों अध्याय में कुल कितने प्रकरण है, इनके बारे में हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में चर्चा की थी। उन सभी चर्चाओं को जरूर आप अपने मन मस्तिष्क में रखिए। अगला प्रश्न है, ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है, या किस संग्रह से संकलित है। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। तो ठकुरी बाबा का संबंध किससे है, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम ऊपर के एक प्रश्न में चर्चा किए थे विस्तार से। अगला प्रश्न है कि 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। उसके आधार पर यहाँ पर हमें सही जवाब तक पहुंचना है। कथन दिया गया है, यात्राएं यहाँ पर जितनी बार की जाती हैं उतने ही अंदर की ओर भी। यात्राएं जितनी बाहर की जाती हैं उतना ही अंदर की ओर भी। यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहर होती है उतनी ही भीतर भी। तो यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो इन दोनों का संबंध एक दूसरे से है। ठीक है, कथन का भी और कारण का भी। सही जवाब हो रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। आप ध्यान रखिए कि जब आप यात्रा करने जाते हैं तो जितनी चीजों को आप यात्रा करते हुए देखते हैं उतना ही आप अपने मन में भी उस यात्रा को लेकर अनुभूत करते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं। तो बाहर और अंदर दोनों क्या है, यात्रा के दौरान अनुभूतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। तुलसीराम के गांव का नाम धर्मपुर है। इनका परिवार शिव नारायण पंथ से जुड़ा था। बाबा हरिहर दास ने तुलसी राम का नामकरण किया। बलराम सिंह हेडमास्टर थे। अकाल में सारस इसका एक अंश है। तो अगर इसके पहले ऊपर में जो भी प्रश्न आया था मुर्दैया से रिलेटेड, हमने 8 चैप्टर्स का इसमें जिक्र किया, तो आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है जो कि कूट में आ सकता है। आपने मुर्दैया पढ़ी होगी, तो तुलसीराम के गांव का नाम धर्मपुर है। क्या है यहाँ पर सही है। इनका परिवार शिव नारायण पंथ से जुड़ा हुआ था, और इनके परिवार के कुछ सदस्य जो थे वो धर्मगुरु के तौर पर भी काम कर रहे थे, ये भी सही है। बाबा हरिहर दास ने तुलसीराम का नामकरण किया था। ठीक है, हरिहर दास ने इनका नाम तुलसीराम रखा था, ये भी क्या यहाँ पर सही है। बलराम सिंह का बताया गया कि ये हेड मास्टर थे। बलराम सिंह नहीं थे बल्कि परशुराम सिंह थे। अकाल में सारस इसका अंश नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि अकाल में अंधविश्वास है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिए, अकाल में अंधविश्वास। अकाल में सारस नाम की एक रचना है। आप कमेंट्स करके बताइए कि अकाल में सारस के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सही जो कूट बन रहा है ए बी सी बन रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है वही यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, ए बी सी। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। द्विजेंद्र लाल राय शरद चंद्र के कटु आलोचक थे। गांगुली परिवार के किशोर हुल्लड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 18 वर्ष की थी। शरद बाबू के बड़े मामा ठाकुर दास सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे। अब हमें इसमें बताना है कि सही कूट कौन सा है। ठीक है, तो जब हम इसका मिलान करते हैं तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है, गांगुली परिवार के किशोर हुल्लड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे, सही है। इसके बाद बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे, सही है। देवदास जब वो लिख रहे थे तो 18 वर्ष के नहीं थे, बल्कि वो 17 वर्ष के थे। और इनके जो मामा ठाकुर दास थे वो सभी बच्चों की शिक्षा का देखभाल करते थे, मतलब जिम्मेदारी लिए थे। तो जो सही कूट हो रहा है यहाँ पर वो हो रहा है आपका बी सी और ई। ठीक, हम देखते हैं इसमें तीसरा ऑप्शन जो हो रहा है वो सही हो रहा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल
सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसीलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपरोक्त कथन किस पुस्तक में है? यहाँ पर पुस्तक का नाम दिया है, किसी लेखक का नाम नहीं दिया है। जामुन का पेड़, आप हुदरी, माटी की मूर्तें, एक कहानी, यह भी। तो आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार ये कथन किस पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, आप हुदरी, जो कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है आप हुदरी। ठीक है, इसका एक भाग और है हादसे करके। रमणिका गुप्ता एक पत्रिका का संपादन करती थी, जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई पत्रिका थी। मैं किसी छात्रा से ये उम्मीद कर सकता हूं कि वो इस पत्रिका का नाम जरूर कमेंट करें अगर किसी को पता हो कि रमणिका गुप्ता किस पत्रिका का संपादन करती थी। हालांकि इनका निधन हुए 2-3 साल हो चुका है। ठीक है, रमणिका गुप्ता भी कई बार जेएनयू में स्पीकर के तौर पर, वक्ता के तौर पर आया करती थी। वो एक खास पत्रिका का संपादन करती थी। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर आपने देख लिया कि आप उदरी से। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता था कि एक कहानी अभी मनु भंडारी से भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब क्या है? ऑप्शन दूसरा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रमणिका गुप्ता, कृष्णचंद्र, मन्नू भंडारे, हरिवंश राय बच्चन। शीला अग्रवाल का जिक्र एकदम से खुलकर मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा एक कहानी अभी में करती है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है जो कि मिलान करना है। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ रचना। तो रचनाओं का नाम मैं बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में उसके रचनाकार आना शुरू कर दें। ब्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, घर का जोगी जोगड़ा, आवारा मसीहा। तो मिलान करना है हमें हमें नीचे के विकल्प को भी नहीं देखना है कि कौन सा है, क्योंकि जब मिल जाएंगी चीजें तो अपने आप आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ए का 3 होना चाहिए। ठीक है, ए का जब 3 हम देख रहे हैं तो 2 जगह पर है, इसका मतलब है कि एक राउंड और देखना पड़ेगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कलम का मजदूर 4 होना चाहिए, बी का 4 होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि 2 जगह अभी मुकाबला और कड़ा है, एक बार और देखना पड़ेगा। घर का जोगी जोगड़ा यानी सी का 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन दूसरा इसका क्या हो रहा है? सही जवाब हो रहा है। ठीक, घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह का है, जिसमें कि नामवर सिंह के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली किस नंबर पर आया हुआ है? अरे यायावर रहेगा याद के चैप्टराइजेशन में या फिर अध्याय में आपके मन में आ गया होगा। अब पूछा गया कि किस राज्य में है ये। सही जवाब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, हिमाचल। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, माजुली एक द्वीप है। आप भूगोल में भी पढ़े होंगे इसको। अगला प्रश्न है किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकर चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भाषा ही टेरी। तो किस पुस्तक में ये पात्र है? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद घर में, ठीक है, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दहिया। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है, क्या भूलूं क्या याद करूं में इस पात्र का जिक्र किया गया है जो इसको बार बार दोहराता रहता है। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता के उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। कर्मठ गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता है। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो हमें इन विकल्पों के आधार पर बताना है। चूंकि प्रश्न बड़ा है, थोड़ा सा आप वक्त लेके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही बात बताना है हमें। तो पहला जो कोटेशन है गीता रहस्य में तिलक जी ने यह घोषणा की कि गीता के उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। सही है ये। इसके बाद ऑप्शन सी है
तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। और इसके बाद बताया गया है यहाँ पर कि तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो जो कूट बन रहा है ACE बन रहा है। आगे हम देखते हैं इसमें ACE जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। डॉक्टर तुलसी राम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेज बहादुर सिंह, मुसाफिर लाल, परशुराम सिंह, हरिहर दास। तुलसीराम की आत्मकथा आपके मन में आ गई होगी कि हाँ, मुर्दैया में। तो इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके नाना के परिवार का है, वो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था? बड़ी बात है यहाँ पर। सही जवाब है ऑप्शन पहला, तेज बहादुर सिंह। जैसा नाम था वैसा ही इनका काम भी था। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य कथन है। प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर जीमनपुर गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी। साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है। फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद 1932 में पहली बार बंबई गए। प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। अब इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि जीमनपुर गांव में हुआ था, बल्कि लमही यहाँ पर होना चाहिए था, इसकी वजह से गलत हो गया। शिवरानी देवी की पहली कहानी, यहाँ पर ध्यान रखिए, शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस, जो कि चांद पत्रिका में छपी। सही जवाब है। इसके बाद जो बताया गया कि साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है, ये भी सही है। फिल्म में काम करने के लिए प्रेमचंद 1932 में नहीं बल्कि 1934 ईस्वी में वो गए थे। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पर गलत हो गया। प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर शास्त्री जी ने केस दायर किया था, ये भी सही हो गया। तो यहाँ पर जो कूट बन रहा है B, C और E, तो हम देखते हैं कि B, C, E किसमें है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बंबई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? ठीक है, जमाना और हंस, जागरण और हंस, जागरण और जमाना, माधुरी और चांद। तो प्रेमचंद किन पत्रों के लिए बंबई जाने की खोज में है या फिर प्रयास में है? तो वो सभी पत्र कौन से हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जागरण और हंस। ठीक है, क्योंकि हंस का संपादन उन्होंने 1930 में शुरू किया था। हालांकि जागरण का पहले से भी लोग कर रहे थे, लेकिन हंस को स्थापित करने में प्रेमचंद का बड़ा रोल रहा है। और बार बार वो सोचते थे कि ये पत्र कैसे आगे चलेगा बिना पैसे के, तो इसके लिए वो बंबई जाने के लिए सोच रहे थे और गए भी थे, लेकिन वापस आ गए। उन्होंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखा, मजदूर फिल्म की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुल 25 प्रश्नों पर चर्चा की। प्रश्न बड़े थे, कुछ छोटे भी थे, लेकिन ज्यादातर प्रश्न बड़े थे, इसलिए वक्त लगा। और हमने तो अभी टू द पॉइंट ही बात की, जहां पर जरूरत थी उन प्रश्नों को हमने एक्सप्लेन किया और सोचा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और मैं गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।